क्लास 10th मैथ। आज लोग हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो भी मैथ है उसके बारे में ना। चैप्टर 1 बाई 1 करके हम लोग पढ़ने वाले हैं ना। आज से शुरू कर रहे हैं ना। चलिए देखा जाए ना। आज लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 जो क्लास 10 का, इसका नाम है वास्तविक संख्या है, यानी जिसको बोलते हैं रियल नंबर। इसमें जितने सारे कंसेप्ट है सारे कंसेप्ट को मैं क्लियर करूंगा ना, 1 बाई 1 करके डिस्कस करेंगे। आपको सबसे पहले जानना होगा प्राकृतिक संख्या क्या है, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलता है ना। आपसे कोई बोलता है प्राकृतिक संख्या क्या है, तो बोले गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। तो गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट क्या इनफिनाइट होगा ना। ये क्या है, प्राकृतिक संख्या। आपसे जो भी कोई पूछता है ना, बताइए प्राकृतिक संख्या क्या है, तब इसका डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं पूर्ण संख्या। इस सारे नंबर से इसलिए आपको परिचित करा रहा है ना, जिसे बोलते हैं क्या, होल नंबर बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, होल नंबर। देखिए पूर्ण संख्या, जैसा नाम वैसा काम। यानी देखिए आपको मैं इसका हिस्ट्री बता रहा हूँ। पहले क्या होता, बहुत पहले संख्या हमारे पास कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही हमारे पास संख्या थी। लेकिन ये सारे नंबर का यूज करके हमको मतलब कोई भी संख्या को मतलब इंडिकेट करना बहुत ही मतलब का मुश्किल होता था। जैसे ये 9 नंबर है तो हम किसी वस्तु को 9 तरीके से लिख सकते हैं। तो ये सारा नंबर को मतलब लिखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। जैसे मान ली 9 से ज़्यादा कोई वस्तु हो तो उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, फिर दोबारा उसको रिपीटेशन करना पड़ता था। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भारत ने क्या किया, एक जीरो का आविष्कार किया। एक जीरो का आविष्कार करने से क्या हुआ, सारा नंबर क्या हो गया, पूर्ण हो गया। यानी इसी वजह से बोलते हैं कि जीरो शुरू होने वाली संख्या क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्योंकि अब जानते हैं 9 के बाद क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। 10 में किसकी आवश्यकता पड़ती है, जीरो की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जीरो के अलावा हम आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते हैं। किसी नंबर का कैसे रिपीटेशन कर सकते हैं, जब हमारे पास जीरो मौजूद होगा तब, है ना। तो एक जीरो आने से क्या हुआ, ये नंबर सारे पूर्ण हो गए। तो इसलिए पूर्ण संख्या आपसे कोई बोले तो क्या बोलेंगे, शून्य से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो ये तो हम देखेंगे क्या, शून्य से, यानी इसका कोई पूछा से पूर्ण संख्या क्या आता है, इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, यानी जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। लेकिन फिर सोचा कि यार शून्य जो है ना, वो एक से मतलब शून्य कुछ भी वैल्यूएशन नहीं होता, लेकिन इसका काफी ज्यादा वैल्यूएशन भी होता है। क्योंकि देखिए और किसी नंबर की ये क्या इधर पीछे आता है ना, तो क्या इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन जब किसी नंबर के आगे लगाने से इसकी वैल्यू में कोई मतलब डिफरेंट नहीं होता, कोई मान अंतर नहीं होता। तो ये बहुत ज्यादा इसका वैल्यूएशन भी है और नहीं भी है ना। तो देखिए आपसे कोई पूछे बताइए पूर्ण संख्या क्या है, तो देखिए आप खुद ही जानते हैं क्या, जीरो आने से सारे नंबर पूर्ण हो गया ना। तो यानी शून्य से शुरू होने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। यानी जैसे एग्जांपल में क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे सब क्या है, पूर्ण संख्या। ये अनंत तक ऐसे क्या पूर्ण संख्या है। अब हम लोग पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक। ये एक बात ध्यान देंगे, जो नेचुरल नंबर होता है उसे कैपिटल एन से सूचित करते हैं ना। जो नेचुरल नंबर होता है उसे कैपिटल एन से सूचित करते हैं, जबकि क्योंकि यहाँ पर एन आता है, जबकि जो पूर्ण संख्या होता है ना उसे डब्लू, कैपिटल डब्लू से सूचित किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पूर्णांक। पूर्णांक को अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। देखिए इसके भी जैसे नाम वैसे ही काम। जैसे पूर्ण अंक क्या करें, पूर्णांक क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिलेगा पूर्ण प्लस क्या मिलेगा, अंक मिलेगा। यानी ये खुद ही बता रहे इसका डेफिनेशन क्या होगा, यानी कोई भी अंक क्या हो, पूर्ण हो। पूर्ण मतलब क्या, पूरा पूरा, आधा अधूरा ना हो। यानी कोई भी अंक क्या, इसके डेफिनेशन से बोलेंगे कोई भी अंक क्या पूर्ण हो, यानी पूरा पूरा हो, उसे पूर्णांक कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये 1 हो गया, चाहे 2 हो गया, चाहे 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, सभी के सभी क्या पूर्णांक है। लेकिन अगर आपसे बोलते हैं 1.2, चाहे 3.5, चाहे ये बोलते क्या 4.2, देखिए पूरा पूरा नहीं है। ये पूरा पूरा है नहीं है, इसलिए सबके सब क्या है, पूर्णांक नहीं है। तब से कोई पूछता पूर्णांक का डेफिनेशन बताओ, तो बोलेंगे कैसे, कोई भी अंक क्या पूर्ण हो, यानी पूरा पूरा हो, उसे पूर्णांक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल में जैसे 1 2 3 4 5, ये माइनस भी हो सकता है, माइनस में 1 फिर माइनस में 2 ऐसा ना, ये सभी के सभी क्या पूर्णांक है। अब ये देखिए पूर्णांक भी 2 तरह के होते हैं। एक को बोलते हैं क्या, धन पूर्णांक, जो नंबर क्या होता है पॉजिटिव होते हैं उसे बोलते हैं धन पूर्णांक। और जो नंबर क्या होता है नेगेटिव होते हैं उसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर बोलते हैं, यानी ऋणात्मक पूर्णांक बोलता है ना। तो आपसे कोई पूछता है
धनात्मक पूर्णांक क्या है ना, धनात्मक पूर्णांक क्या है, तो आप इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, यानी इसके डेफिनेशन क्या बोलेंगे, जो भी नंबर क्या होता है प्लस में होता है उसे क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक बोलता है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या हुआ 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। और आपसे कोई पूछता है निगेटिव पूर्णांक, यानी जो जितने सारे नंबर सब निगेटिव है ना उसे क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, यानी उसे बोलते हैं अंग्रेजी हिंदी बोलते हैं क्या, ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या है ना, चाहे ऋणात्मक पूर्णांक बोलता है ना, इसे क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर है ना। तो आपसे कोई पूछे बताओ ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, तो वे सारे संख्या है जो क्या हो, निगेटिव हो, तो उसे निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल क्या, -1 फिर -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ये सभी के सभी क्या निगेटिव पूर्णांक है। एक और देंगे, अब जो हम लोग पूर्णांक पढ़े, पूर्णांक को क्या बोलते हैं, हम अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं, लेकिन पूर्णांक को हम लोग आई से डिनोट नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग किसे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, क्योंकि जेड जो है ना जर्मन शब्द जेहलिन से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है अंग्रेजी मतलब हिंदी में क्या होता है, गिनना होता है ना। तो ये ध्यान देंगे, पूर्णांक को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, न कि आई से डिनोट करते हैं। हालांकि बहुत सारी जगह आई से भी डिनोट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतर क्या जेड से ही से इंडिकेट किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं परमेय संख्या, जिसे अंग्रेजी बोलते क्या, रैशनल नंबर बोलते हैं, रैशनल नंबर। तो आपसे कोई पूछे परमेय संख्या क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, सारे डेफिनेशन को क्या करते हैं, रटा मारता है ना। अगर उसे आसानी से समझाना हो तो कोई भी डेफिनेशन कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना होगा ना। तो देखिए आप सब लोग क्या करते हैं, परमेय संख्या कोई डेफिनेशन पूछते तो बोलते हैं वैसे संख्या को परमेय संख्या कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या पूर्णांक हो। लेकिन ये जितना सारा स्टूडेंट बोलता है ना, सभी स्टूडेंट हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके डेफिनेशन कैसे बोलते हैं, परमेय संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p और q क्या पूर्णांक होता था, q इज नॉट इक्वल टू क्या 0। तो हम लोग डेफिनेशन यही पढ़ते हैं, परमेय संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। हम जानते हैं दुनिया की बहुत जितने सारे नंबर सबको p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके। कोई पूछा परमेय संख्या क्या है, तो वैसी संख्या कहते हैं जिसे p बटा q के फॉर्म में लिखा जा सके। जहां दूसरा क्या बोल रहा है कि p भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और q भी क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ये दूसरा कंडीशन दे रहा है कि p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक होना चाहिए। और थर्ड क्या बोलता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये बोलता है परमेय संख्या का डेफिनेशन। यानी कोई पूछे परमेय संख्या का डेफिनेशन बताओ, तब बोलेंगे क्या, वैसी संख्या को परमेय संख्या कहता है जिसे p बटा q के फॉर्म होना चाहिए। पहला स्टेटमेंट ये होना चाहिए, उसे p बटा q के फॉर्म होना चाहिए। दूसरी बात चेक करेंगे क्या, वो p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक होना चाहिए। और थर्ड में क्या चेक करेंगे, q इज नॉट इक्वल टू 0। और ये तीनों स्टेप को क्या करता है, फुलफिल करता है, तो समझेंगे परमेय संख्या है या। और ये तीनों स्टेप में से किसी भी स्टेप को फुलफिल नहीं किया तो समझेंगे परमेय संख्या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए रूट 4 ले रहा ना, तो ये क्या है, इसे इसके नीचे कुछ नहीं छुपाता, एक है, तो इसे तो p बटा q के फॉर्म में लिखा। देखिए पहले कंडीशन को तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या बोला, p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए, यानी ये भी इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए। लेकिन देखिए ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये भी क्या पूर्णांक है, क्योंकि जानते हैं रूट 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है ना, तो 2 बटा 1 यानी क्या, दोनों को 2 पूर्णांक है। और थर्ड स्टेप का बोला q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी q क्या होना चाहिए, कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये नीचे वाला कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब इसे p बटा q के फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये q यानी कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 0 के बराबर भी नहीं है, तो इसलिए क्या ये रैशनल नंबर है, ये यानी परमेय संख्या है। लेकिन आपको एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे रूट ओवर कितना 3 बटा 1 दे दिया ना, चाहे रूट अंडर 3 दिए तो इसके बटा में क्या 1 छिपा हुआ है। तो डेफिनेशन जांच करेंगे ये परमेय संख्या है नहीं, तो हम जानते हैं ना परमेय संख्या कैसे कहते हैं, परमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिससे p बटा q का फॉर्म होना चाहिए, तो p बटा q के फॉर्म में है, बिल्कुल है। p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। देखिए ये पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक का डेफिनेशन क्या बोलता है, कोई भी अंक पूरा पूरा होना चाहिए तब पूर्णांक कहलाएगा, और पूरा पूरा नहीं होगा तो पूर्णांक नहीं कहलाएगा। लेकिन देखिए ये क्या रूट 3 पूरा पूरा है, नहीं है, तो ये पूर्णांक नहीं है।
जब ये p बटा q, हम जानते हैं दोनों को पूर्णांक होना चाहिए, यहाँ p भी पूर्णांक होना चाहिए और q भी पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन q तो पूर्णांक है, लेकिन क्या है ये p पूर्णांक नहीं है, क्योंकि पूर्णांक का डेफिनेशन क्या है, कोई भी अंक क्या पूर्ण पूर्णांक कहलाता है। ये दूसरे हमारे स्टेटमेंट को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसलिए क्या परमेय संख्या नहीं है। चलिए एक और देखते हैं नेक्स्ट ना एग्जाम्पल, जैसे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए √अंडर कितना 4 अपन कितना 0 ले रहे हैं, आपसे कोई पूछे बताइए ये परमेय संख्या है या नहीं, तो आप कैसे जांच करेंगे। परमेय संख्या डेफिनेशन क्या बोलता है, परमेय संख्या वैसी संख्या होता है जिससे p बटा q को फॉर्म में होना चाहिए। देखिए p बटा q को फॉर्म में है ना, p बटा q के फॉर्म में है, बिल्कुल है, ये p बटा q के फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल है। और देखिए दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है कि p भी पूर्णांक होना चाहिए, और जानते हैं p भी पूर्णांक है, क्योंकि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 क्या पूर्णांक नहीं है, पूरा पूरा इसलिए पूर्णांक भी है। q भी पूर्णांक होना चाहिए, देखिए q भी पूर्णांक है। लेकिन थर्ड स्टेप क्या बोलता है, q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन ये q बोला क्या, यहाँ पर बोला q क्या 0 के बराबर है। ये तीसरे कंडीशन को हमारा फुलफिल नहीं किया, जैसे फुलफिल नहीं किया तो क्या कहेंगे ये परमेय संख्या नहीं है, इसे क्या बोलेंगे, ये परमेय संख्या नहीं है। तो आप ऐसे 1 बाई 1 करके मतलब जांच कर सकते हैं। बस आपको दिमाग में ये रखना है, किसी नंबर का परमेय संख्या जांच करना है तो आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले ये p बटा q को फॉर्म में होना चाहिए, दूसरा देखें p और q दोनों पूर्णांक होना, दोनों इंटीजर होना चाहिए, और थर्ड में क्या q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तीसरे स्टेप में क्या q कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर सारे कंडीशन को फुलफिल करता है तो समझ जाएंगे ये परमेय संख्या है, और इसमें से तीनों में से अगर एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो तुरंत कहेंगे परमेय संख्या नहीं है। अब देखिए अगर आपसे कोई पूछता है अपरमेय संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। एक बात ध्यान देंगे, जो भी रैशनल नंबर होता है ना, यानी जो भी परमेय संख्या होते हैं उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, और उसे Q से सूचित किया जाता है, किससे, Q से। चलिए पढ़ने वाला नेक्स्ट टॉपिक क्या, अपरमेय संख्या। तब सिंपल इसका डेफिनेशन दे सकते हैं हम, परमेय संख्या का हम जानते हैं जो संख्या क्या परमेय संख्या ना हो क्या होंगे, अपरमेय संख्या होंगे। तब इसके बिल्कुल ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं हम कि जो संख्या क्या हो परमेय संख्या ना हो वो क्या होंगे, अपरमेय होंगे। अब जानते हैं कि जो संख्या परमेय ना हो तो क्या होंगे, अपरमेय होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं कितना, √3 ले लिए, अब इसके डेफिनेशन कैसे बोलेगा, अपरमेय संख्या वैसी संख्या को मतलब वैसी संख्या जो क्या परमेय ना हो अपरमेय संख्या कहलाती है। तो आप वैसे देखिए खुद ही जांच कीजिए, ये परमेय है नहीं है, क्योंकि जानते हैं परमेय इसलिए नहीं है क्योंकि सब इस p बटा q को फॉर्म में तो लिखा जा रहा है, लेकिन p पूर्णांक नहीं हो रहा है लेकिन q पूर्णांक हो रहा है। ये कंडीशन हमारे फुलफिल नहीं किया, इसलिए क्या है ये अपरमेय संख्या। बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं कि पाई क्या है, पाई जानता है ना, पाई क्या है, पाई परमेय संख्या या अपरमेय संख्या, तो ये स्टूडेंट खुद ही जांच कर सकता है। जानते हैं पहले हमको p बटा q के फॉर्म में होना चाहिए जांच करने के लिए, तो p इसके नीचे कुछ नहीं लिखा 1 है, इससे पहले p बटा q के फॉर्म में होना चाहिए, तो देखिए बिल्कुल p बटा q के फॉर्म में है। यहाँ पर p भी पूर्णांक होना चाहिए, q भी पूर्णांक होना चाहिए, p पूर्णांक नहीं है, ये क्या पाई पूर्णांक है नहीं है, हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं किया, इसलिए क्या पाई एक अपरमेय संख्या है। लेकिन ये ध्यान देंगे पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, और इसको जांच कीजिए परमेय है या नहीं। इसे देखिए इसे p बटा q के फॉर्म में लिखा गया, देखिए p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है, तो पहले हमारा कंडीशन क्या होना है, p बटा q के फॉर्म होना चाहिए, बिल्कुल है, p भी पूर्णांक है q भी पूर्णांक है, q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0 भी है, 0 भी नहीं है, नहीं है ना, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये तो परमेय है लेकिन ये क्या है पाई क्या है अपरमेय है। इस सारे बात पर क्या करेंगे ध्यान देंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारे क्या वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्या है ना, इसको अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं क्या, वास्तविक संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, रियल नंबर बोलते हैं। बस आपको कोई पूछे ना रियल नंबर क्या है, जैसा नाम देखिए रियल मतलब दुनिया में कोई भी आप ऐसा नंबर लिख दें उसका कुछ ना कुछ क्या अर्थ निकलेगा, वास्तव में कुछ ना कुछ उसका अर्थ निकलेगा। चाहे आप 1.3 लिखे, चाहे √2 लिखे, चाहे √4 क्या 4 लिखे, चाहे √4 क्या 9 लिखे, आप कुछ भी लिखे वास्तव में उसका अर्थ होगा। अब देख रहे हैं क्या ये √2 क्या है अपरमेय है, ये क्या परमेय है, ये भी क्या परमेय है,
तो आपको ये बहुत सारे इसमें अर्थ निकल रहा है। तो आपसे कोई पूछे वास्तविक संख्या क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि परमेय और अपर्मेय संख्या के संग्रह को, परमेय और अपर्मेय संख्या को संग्रह क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तब ऐसे इसका एग्जांपल मतलब इसका ऐसे आप डेफिनेशन दे सकते हैं। तो आपसे कोई भी पूछता है बताइए वास्तविक संख्या क्या है, तो बोलेंगे परिमेय संख्या और अपर्मेय संख्या को जब इकट्ठा किया जाता है ना, तो हमको क्या मिलता है, रियल नंबर मिलता है। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट आपको होता है ना, प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ये क्या होता है ना, चलिए अब ये बचपन से मतलब क्या पढ़ते आए ना कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, इसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। ये थ्योरम क्या 1.1 है, ये थ्योरम 1.1 है, इसको ध्यान से देखे ना। तो आपसे कोई पूछता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, आप शुरू से मतलब पढ़ते हैं ना कि भाज्य क्या था, भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष। तो आपसे कोई पूछे इसका डेफिनेशन बताओ क्या आसान है, यूक्लिड मतलब एल्गोरिथम क्या है, इसका डेफिनेशन बताओ ना, तब कैसे बोलेंगे। जैसे हम फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए जैसे 2 में 3 से भाग देंगे ना, 2 में 3 से मैं क्या करेंगे, 2 से भाग दे रहा है, 2 एकम 2, शेष यहाँ पे कितना है, देखिए इसे बोलते हैं क्या, भाज्य बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं, और प्लस इसे क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं ना। अब बचपन से सर आपको जब भाग देते थे तो भाग को आप जांच कैसे करते थे, अरे भाज्य की जगह रख देते थे, भाज्य कितना है 3 है, फिर भाजक कितना है 2 है, भागफल कितना है 1 है, शेषफल कितना है 1 है, और दोनों बराबर आ जाता तो समझ जाते मेरा भाग क्या सही है, 2 एकम 2 1 कितना 3, बिल्कुल 3 के बराबर है, तो मेरा भाग बिल्कुल क्या सही है। आप ऐसे जांच करते थे ना। लेकिन इस भाग को जांच करने से पहले आपको समझना होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है ना। तो देखिए आपने क्या किया, इसमें 2 नंबर का यूज किया, 2 और क्या 3 का यूज किया। तो देखिए 2 और 3 का यूज किया, तो यहां बोलेंगे यदि 2 धनात्मक पूर्णांक, इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लीजिए इसको हम a मान ले रहे हैं और इसको b मान ले रहे हैं, जैसे जो भाज्य है उसको हम a मान ले रहे हैं और जो क्या भाजक है उसको क्या मान ले रहे हैं, b मान ले रहे हैं, बराबर है तो बराबर। तो कोई पूछे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताओ क्या है, तो आप बोलेंगे यदि 2 धनात्मक पूर्णांक, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक, देखिए जो बड़ा है उसको a मानेंगे, जो छोटा उसको b मानेंगे, यहाँ बिल्कुल ध्यान दीजिए ना। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक क्या a और b के लिए, यदि a बराबर क्या हो, यानी भागफल को क्वोशिएंट बोलते हैं ना, तो इसे q से नोट करते हैं, और इससे शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं, इससे r से नोट करते हैं। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यदि a बराबर क्या हो, bq प्लस r हो, यानी अर्थात यही भाज्य और क्या भाजक गुणे भागफल प्लस शेष हो, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। तो आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछता है बताइए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, तो बोलेंगे कैसे, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए, यदि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए यदि a बराबर क्या हो, bq प्लस r हो, तो उसे क्या बोलते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इसमें थोड़ा एक बात ध्यान देंगे, देखिए जब भी भाग देते हैं तो शेषफल क्या होता है, भाजक से हमेशा क्या होता है, कम ही आते हैं। ये नहीं कि यहाँ पर 2 है तो शेषफल यहाँ पर 4 है, कभी नहीं हो सकता। शेषफल हमेशा भाजक से क्या आता है, कम आता है। शेषफल है, जो शेषफल होता है ना वो क्या हो सकता है, वो तो या तो 0 के बराबर हो सकता है, या वो 0 के बराबर हो सकता है, या 0 से बड़ा हो सकता है। और ये किससे छोटा होगा, ये हमेशा इसे भाजक से छोटा हो सकता है ना, ये हमेशा क्या होगा, ये भाजक से क्या होगा, ये भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, यानी भाजक से कभी बराबर नहीं होगा। अब खुद ही सोचिए, जो मतलब शेषफल आ रहा है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, यानी बता रहा शेषफल बड़ा है। और ये भाजक से हमेशा क्या हो सकता है, ये छोटा हो सकता है, भाजक से छोटा हो सकता है। तो ये बहुत बार एग्जाम में ऐसे पूछता है ना, ये ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है कि जैसे वो लिखता है क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन को हल करें, या बोलता है यूक्लिड प्रमेय का यूज करें ना, तो स्टूडेंट को बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम क्या है, और एल्गोरिथम और प्रमेय का जो होता है ना, प्रमेय का बोलता है अंग्रेजी में बोलते हैं लेमा, है ना,
और एल्गोरिथम को एल्गोरिथम ही बोलते हैं। इन दोनों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा उनको कन्फ्यूजन होता है कि एल्गोरिथम क्या है, प्रमेय क्या है। तो जब भी कोई पूछे ना प्रमेय क्या है, तो इसका रेफरेंस कैसे बोलेंगे, प्रमेय का एक कथन होता है। प्रमेय का क्या होता है, एक कथन होता है जिसका यूज करके अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। तब बोलेंगे प्रमेय का क्या है, प्रमेय का एक कथन जिसका उपयोग करके अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। जबकि एल्गोरिथम में क्या होता है, एल्गोरिथम में सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। तो एल्गोरिथम में कोई पूछे क्या बोलेंगे, क्योंकि देखिए एल्गोरिथम जो होता है ना एक विशेष प्रकार की क्या होती है, मतलब यह एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। यानी इसको स्टेप बाय स्टेप करके कोई समस्या उसको मतलब कि हल करने की विधि प्रदान करती है। जबकि प्रमेय क्या होता है, कथन होता है जिसका उपयोग करके अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। मतलब कोई कथन होगा जिसका उपयोग करके अन्य कथनों को क्या करेंगे, हम लोग सिद्ध करेंगे। तो ऐसे बता सकते हैं ना एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। जबकि प्रमेय क्या है, एक कथन है जिसका यूज करके अन्य कथनों को सिद्ध किया जाता है। प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। इससे पढ़ने से पहले आपको जानना होगा कि भाज्य संख्या क्या होते हैं। भाज्य संख्या क्या होते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। देखिए कोई पूछे भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या वही संख्या कहते हैं जिसमें एक और स्वयं के छोड़कर ना किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए जैसे 4, हम जानते हैं भाज्य संख्या वही संख्या कहते हैं जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर, जैसे ये स्वयं क्या है 4, ये एक और स्वयं यानी क्या 4 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए तो उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। बस ऐसे भाग लग गया तो भाज्य संख्या, भाग नहीं लगा तो अभाज्य संख्या। तो कोई पूछे भाज्य संख्या क्या, तो भाज्य संख्या वही संख्या कहते हैं जिसमें एक और जो खुद दिया उसको छोड़ के, इसको क्या करते छोड़ के किसी अन्य संख्या से यदि भाग लग गया तो भाज्य संख्या है, नहीं लगा तो भाज्य संख्या नहीं है। जिसमें इसमें अन्य किसी संख्या से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा क्योंकि 2 दूना 4, इसीलिए क्या भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। उसका क्या 6, फिर 8 में देखिए 6 में क्या होगा, 1 से भाग लग जाएगा, फिर 6 के अलावा 1 और 6 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग लग जा रहा है, 3 से लग जा रहा है। इसमें भी देखिए 1 और 8 को छोड़कर किसी अन्य संख्या से 2 से भाग लग जा रहा है, 4 से लग जा रहा है, इसलिए क्या सब भाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या। फिर कोई पूछता है बताइए इसमें फिर इसी पर अभाज्य संख्या पढ़ेगा ना, अब पढ़ने वाले हैं अभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं क्या, अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो सेम इसका उल्टा है, जिसे भाग लगे तो भाज्य, भाग नहीं लगे तो अभाज्य संख्या। तो कोई पूछे बताइए अभाज्य संख्या क्या है, तो अभाज्य संख्या वह संख्या कहते हैं जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। जैसे देखिए 2 ले रहे हैं चाहे 3 ले रहे हैं, तो इसमें 1 को छोड़ दीजिए, फिर स्वयं 2 को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाग लग रहा है और किसी से भाग नहीं लग रहा है, इसलिए ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। इसमें भी दोहरा देखिए 3 को छोड़िए, फिर क्या 1 को छोड़ के किसी अन्य संख्या से भाग लग जा रहा है, नहीं लग रहा है, इसलिए क्या है 3 भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है ना, क्या है जी। तो इसके डेफिनेशन कैसे बोलेंगे, अभाज्य संख्या वही संख्या कहते हैं जिसमें एक और जो अंक दिया खुद उसको छोड़कर, स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगा तो अभाज्य संख्या, और भाग लगा तो भाज्य संख्या। स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों में क्रिएट होता है ना, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होती है, सबसे बड़ी, मतलब बड़ी तो छोड़िए, बड़ी का कोई मतलब इतनी लिमिटेशन नहीं है क्योंकि ये इनफिनाइट नंबर होता है, लेकिन सबसे छोटी क्या होती है भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो आपको ये दिमाग लगाना, देखिए इसको पढ़े अभाज्य, इसको 2 बार में पढ़ रहे हैं अभाज्य, ऐसे अभाज्य 2 बार में पढ़ रहे हैं ना, तो इसे याद रखिएगा अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या 2 होती है, फिर उसके बाद क्या 3, ऐसे बढ़ते जाती है ना, फिर क्या होगा 5 होगा। अरे कोई पूछे भाज्य संख्या ना, तो भाज्य संख्या देखिए ये 2 से शुरू होती है ना, तो भाज्य यानी 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दे 2 दूना 4, यानी 4 क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। तो ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं, इसको 2 भाग में पढ़ रहे हैं तो ये 2 से शुरू होगा, और इसके भाज्य संख्या ना 4 से शुरू हो रही है, 2 एक देखो भाज्य 2 भाग में बटा हुआ लगभग है ना, 1 भाग 2 भाग, तो 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, तो 4 से शुरू होगा ना। देखिए ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या बोलता है, क्योंकि ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय इसी दोनों पर डिपेंड है ना। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय बोलता है ये प्रत्येक भाज्य संख्या को, ये प्रत्येक भाज्य संख्या को
अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, यही बोलता है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। यानी बोलता है क्या प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय यानी केवल एक रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लो 2 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 गुणे 2, देखिए ये भी मतलब क्या, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। 6 का तोड़िए 2 तिहाई 6, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। 8 का 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है ना। इसका और कोई रूप नहीं है। इसका 2 पचे 10, ये भी अभाज्य है और ये भी अभाज्य है। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या बोलता है, यानी प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है, उसे ही क्या बोलते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय बोलते हैं, है ना। देखिए इसका और इसके अलावा कोई रूप है इसको मतलब फैक्टराइजेशन करने का नहीं है, तो इसलिए बोलता है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या करते हैं, अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है ना, केवल एक ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसी रूप को क्या बोलते हैं, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय बोलते हैं। तो हमको उम्मीद है कि मतलब इसमें कन्फ्यूजन कोई ना होगा ना, क्योंकि ये नियम मतलब खुद ही बोलता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में अद्वितीय रूप से व्यक्त किया जा सकता है। क्या इसे बोलते हैं कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। प्लीज फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन।